नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूं, तो आज ये है मेरा हिस्ट्री का जो है ये 12वां पार्ट है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का है। और इस 12वें पार्ट में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले आपको पता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्धन वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्धन वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है पहले उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी हिस्ट्री का जो क्लास कर रहे हैं कि ये इसका जो है ये सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद आखिरी पार्ट आएगा, उसके बाद फिर हम लोग जो है मेडिवल हिस्ट्री में चले जाएंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किससे की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने की थी। यही पुष्यभूति वंश जो है इसी हम लोग क्या करते हैं, वर्धन वंश भी कहते हैं। तो पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था, जो कि इसका आखिरी राजा था। वह गद्दी पर कब बैठा था? 606 ईस्वी में बैठा था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट था। कौन था? तो वानभट्ट। इसने कौन सा रचना किया था? तो हर्षचरित्र की रचना की थी। चीनी यात्री हेन सांग किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान कहलाया? वो भी हर्षवर्धन ही थे। फिर क्या है, हर्षचरित्र जो है ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा रचित है? तो वानभट्ट के द्वारा। और वानभट्ट कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी। तो हर्षवर्धन, जैसा पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि जो हर्षवर्धन है ये एक बहुत अच्छे मतलब रचनाकार भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन और पुलिकेशन जो 2 है के मध्य में हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एलो अभिलेख से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर वर्तमान हरियाणा से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वो कन्नौज कर दी थी। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि कन्नौज जो है कहाँ है? तो वो उत्तर प्रदेश में। और इसके पहले जो ये थे थानेश्वर थी, वह कहाँ है? हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। क्या है, सकलोत पराथनाथ किसे कहा गया है? तो हर्षवर्धन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वां नंबर। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक था। शशांक ने किसे मार दिया था? तो जो इसके हर्षवर्धन के जो ये थे बड़े भाई थे राजवर्धन, उन्हें मार दिया था शशांक ने। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था, जिसको इसने अपनी राजधानी बना ली थी। हर्ष जो है अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने ही किया था। दक्षिण भारत में एरीपत्ती का नाम अर्थ क्या है? तो जलाशय की भूमि है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? तो भूमि कर था। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र था। तो हर्षवर्धन ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो मधुबन के बांसखेड़ा अभिलेख में उनको परमेश्वर कहा गया है। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया था। तो कब किया था? तो 643 ईस्वी में किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो यशोवर्मन का शासन हुआ। अब क्या है नेक्स्ट, हनेन सांग की रचना का नाम क्या है? तो सीयू की है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो यशोवर्धन का। ठीक है, तो ये तो था हमारा वन लाइन क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? प्रभाकर वर्धन ने। नेक्स्ट क्या है कि हर्ष जो वर्धन है वो सिंहासन पर कब बैठा? तो उत्तर हो जाए कितना, कब बैठा है? 606 ईस्वी में बैठा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि हर्ष के जो दरबारी कवि वानभट्ट निम्नलिखित में से कौन सा काम लिखा है? तो ए नंबर है कादम्बिनी। कादम्बिनी का रचयिता कौन है? वानभट्ट है। और भी उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? हर्षचरित्र भी लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, शिलादित्य के नाम से। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये है कि 630 ईस्वी में एडी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो 6 नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्या? पुलेकिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो
तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी वो 647 AD मतलब आफ्टर मतलब 647 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हर्षवर्धन ने किससे शासन किया था, तो कब से कब तक शासन किया था, तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अब हम लोग आगे आते हैं, आज का जो हम लोग का पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग मेडिवल जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसका जो 12वां पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसमें बहुत सारे वंश है, पल्लव वंश है, ठीक है, चोल वंश है, चालुक्य वंश है, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत के जो राजवंश है वो कौन कौन थे। तो दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उसमें कौन कौन थे, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश। में चालुक्य वंश में 3 टाइप के थे, कौन कौन से, तो कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी और चालुक्य वंश वंगी आदि को कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब धीरे धीरे करके एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पल्लव वंश, पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कहाँ, कांचीपुरम में। इसकी जो प्रमुख भाषा थी वो थी तेलुगु, तमिल, संस्कृत एवं प्राकृत। जैसे कि आपको पता है कि दक्षिण भारत का हम लोग बात कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत की जो प्रमुख भाषा है वो कौन कौन सी है आपको लोगों को पता ही होगा, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये सब क्या दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसमें से जो पल्लव वंश की दक्षिण जो भाषा थी वह थी क्या, कौन सी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं प्राकृत। ठीक है, जो इसमें धर्म थे, जो लोग प्राय कौन सा धर्म मानते थे, तो हिंदू धर्म मानते थे। ठीक है, प्रशासन जो है वो कहा था, राजतंत्र था, मतलब क्या हुआ, कौन सा था, मोनार्ची प्रिंसिपल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पल्लव वंश है दक्षिण भारत का एक राजवंश था जिसने तमिल और तेलुगु क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, यह इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिंह विष्णु ने की थी। ठीक है, पल्लव काल को हिंदू धर्म की उन्नति का काल भी कहा जाता है। जो पल्लव काल है उसमें क्या होता है, हिंदू धर्म की जो बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी। इसके पहले जो हिंदू धर्म दबा हुआ था, तो पल्लव काल में जो पल्लव वंश के जो राजा लोग थे इन्होंने हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा उन्नत किया। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि हिंदू धर्म जो है यहाँ का सर्वश्रेष्ठ धर्म था। कांची का जो कैलाश मंदिर है और महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो पल्लव वंश के ही अनमोल देन है। मतलब इसकी ये जो मंदिर है ये किसने बनाया था, पल्लव वंश के राजा ने बनाया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश की कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वह सिंह विष्णु था, जिसने 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी, कांची थी, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में अभी स्थित है। फिर नेक्स्ट क्या है कि सिंह विष्णु जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था, जो कि मतलब हिंदू धर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर क्या है, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और क्या है, पल्लव वंश के प्रमुख शासन कौन कौन हुए, तो उसको हम लोग क्रमशः में देखेंगे। पहले कौन है, महेंद्र वर्मन वन है, जो 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया। फिर है नरसिंह वर्मन, जिन्होंने 630 से 668 ईस्वी तक शासन किया। फिर है महेंद्र वर्मन द्वितीय, जिन्होंने 668 से 670 ईस्वी तक शासन किया। फिर है परमेश्वर वर्धन वर्मन, जिन्होंने 670 से 680 ईस्वी तक शासन किया। फिर है नरसिंह वर्मन टू, पहले ये जो परमेश्वर वर्धन है ये 1 है। फिर नरसिंह वर्मन 2 है, इन्होंने 680 से 720 ईस्वी तक शासन किया। फिर है नंदी वर्मन 1, जिन्होंने 731 से 795 ईस्वी तक शासन किया। फिर जो ये पल्लव वंश का जो अंतिम शासक है वो उनका नाम क्या था, अपराजित था। और वो जो कब तक शासन किए थे, 879 से 579 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। ठीक है, फिर पल्लव वंश के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। तो मत विलास प्रहसन की रचना जो है महेंद्र वर्मन ने की थी, जो कि पल्लव वंश के राजा थे, महेंद्र वर्मन 1 ने। फिर क्या क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर जो रथ मंदिर है, जिसका अभी हम लोग जिक्र किए थे, जो कि पल्लव वंश के ही देन है, उसकी जो रचना की थी वह किसने, मतलब जो उसका मंदिर का जो निर्माण कराया था, जो पंचरथ मंदिर भी इसको कहते हैं, तो किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन 1 ने करवाया था। फिर क्या है, रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि वापती कोंड की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन 1 में धारण की थी। ये क्वेश्चन आता है कि वापती कोंड की उपाधि धारण किसने की थी, तो नरसिंह वर्मन 1 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। महाबलीपुरम में शोर मंदिर, जिसे 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन 2 के दरबार में थे। जो 10 कुमार चरित के जो ये है लेखक है, 10 कुमार चरित एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसकी जो लेखक है वो कौन है, दंडी है। तो उसको वो कहाँ किसके दरबार में रहते थे, वो नरसिंह वर्मन 2 के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्या है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन 2 ने ही करवाया था। तो नेक्स्ट क्या है कि प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवर जो है ये भी नंदी वर्मन 2 के समकालीन थे। ठीक है, तो ये था नंदी वर्मन। हम लोग आगे नेक्स्ट जो है वंश उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पल्लव वंश के बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश जो है इसकी राजधानी थी मान्यखेत।
इसकी जो मुख्य भाषा थी वो कन्नड़ और संस्कृत थी। धर्म जो इसमें प्रमुख रूप से थे वो कौन कौन से थे, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। शासन जो था इनका भी राजतंत्र ही था, मतलब कि जो मोनार्ची प्रिंसिपल ही था इसका। तो इसका जो ये था धर्म था, बताया मैंने, हिंदू था, बौद्धिस्ट था और जैनिज्म था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो ये राष्ट्रकूट वंश है, उसका क्या हुआ था, उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, दंती दुर्ग ने की थी। कब, 752 ईस्वी में। ठीक है, इसकी राजधानी मानिकर या मानेखेड़, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, वर्तमान में मालखेड़, जो कि सोलापुर के निकट है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासन क्रमशः थे कौन कौन, कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय, अश्वमेध अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। ठीक है, ये लोग क्या थे, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासन थे। जो एलोरा की गुफा है, हम लोग को तो पता ही, अच्छे से जानते हैं हम लोग एलोरा की गुफा के बारे में। तो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जो कि कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो जो धर्मपाल नरेश था और जो प्रतिहार नरेश था, उस दोनों को इसने युद्ध में हराया, मतलब त्रिकोणीय युद्ध हुआ, उसने हराया। और क्या किया उसके बाद, उसने कन्नौज पर अधिकार किया। ध्रुव को जो है, जो ये ध्रुव राजा है, ध्रुव राष्ट्रकूट के जो राजा है, ये जो है, ये क्या है, ये धारा वर्ष भी इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो गोविंद तृतीय थे, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध और उसके समकक्ष संरक्ष धर्मपाल एवं प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट टू को पराजित किया। तो ये जो गोविंद तृतीय, इन्होंने किसे पराजित किया था, नागभट्ट टू को पराजित किया था। पल्लव, पांड्य और गंग शासकों को के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। तो गोविंद तृतीय ने इन तीनों राज्य को भी नष्ट किया था, जिसमें पल्लव वंश को नष्ट किया, पांड्य वंश को नष्ट किया और गंग शासकों को भी इसने ही नष्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अमोघ वर्ष जो है, जो जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष जो राजा थे वो कौन थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। तो ये क्वेश्चन है क्या कि अमोघ वंश जो है, इसने कहा कैसे अपने अपने जीवन का अंत किया था, तो तुंगभद्रा जो नदी है उसमें समाधि लेकर। फिर आते हैं इंद्र तीन के बारे में। तो इंद्र जो तृतीय थे के शासन काल में अरब निवासी अलम सुदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक था वह था कौन सा, कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो शांति पुराण की रचना किसने की थी, तो कवि जो है पोन्न। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये जो महान शासक हैं कृष्ण तीन के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं, कल्याणी के चालुक्य तैपक टू ने 1973 ईस्वी से में कर को हराकर राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश है उसकी नींव किसने डाली, तो चालुक्य तैपक द्वितीय ने। उन्हें कब डाली, तो 973 ईस्वी में डाली। प्रसिद्ध एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र में जो है, उनकी गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था, तो राष्ट्रकूटों के ही समय में हुआ था। ठीक है, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जो गुफाएं वो किसकी थी, वो जैनों की थी। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव सात संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम का प्रचार की अनुमति दी थी। तो ये क्वेश्चन आएगा क्या कि जो इस्लाम की प्रचार की जो अनुमति दी थी राष्ट्रकूट में, तो वो राष्ट्रकूट वंश नहीं दी थी। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है चोल वंश। चोल वंश के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि चोल वंश के जो संस्थापक है वो कौन थे, विजयालय थे, जिन्होंने 850 ईस्वी से 887 ईस्वी तक इस राज्य पर शासन किया। इसकी राजधानी तंजाई थी, जिसे हम लोग तंजौर या तंछुवर भी कहते हैं। ठीक है, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। जो विजयालय ये जो इसके जो संस्थापक थे, इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, तो नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोलों का जो स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने किया था। तो चोलों का जो स्वतंत्र राज्य है, इसमें इसका जो सबसे पहला ये किसने किया था, ये किया था आदित्य प्रथम ने। पल्लवों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम ने कोंडदारम की उपाधि धारण की थी। जो पल्लव पर इन्होंने जब विजय पा लिया, तो उसके बाद इसने किसकी उपाधि धारण कर ली, तो कोंडदारम राम की उपाधि धारण कर ली। चोल वंश के जो मुख्य राजा थे
प्रमुख राजा वो कौन कौन थे? परांतक वन, परांतक प्रथम जिन्हें बोल सकते हैं, राजा राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र टू और कुलोत्तंग प्रथम। तो हम लोग इसके बारे में आगे धीरे से देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या है कि तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थ्री ने परांतक वन को पराजित किया था। इस युद्ध में परांतक वन का बड़ा लड़का राजादित्य जो है वो मारा गया था। तो जो ये युद्ध था इसमें ये परांतक वन का जो लड़का था, बड़ा लड़का, वो राजादित्य वो क्या किया था? मारा गया था इस युद्ध में। अब क्या है, भारजराज एक ने यानी भारजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम पंचम को गाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला में रोहन में शरण लेनी पड़ी भागकर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, राजराज ने वन ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलनरुआ को इसकी राजधानी बनाई। तो जो नया इन्हें बनाया तो ये बहुत बड़ा नाम है, इसको भी हम लोग को देखना होगा। क्या है ये? मुंडी चोल मंडलम बनाया और इसकी जो राजधानी क्या थी? ये था पोलनरुआ। ठीक है, इसकी राजधानी थी। राजराजवन जो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, राजराजवन ने तंजौर जो कि राजराजेश्वर का है शिव मंदिर, वहाँ पे तंजौर में बनवाया था राजराज ने। फिर क्या, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो इसके शासनकाल में चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। बंगाल के पास शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण कर ली। तो राजेंद्र प्रथम ने जब बंगाल के शासक महिपाल को हरा दिया तो उसके बाद कौन सा उपाधि धारण किया? तो गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण कर ली और अपनी नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। तो ये जो अपनी राजधानी बनाई, यहाँ पे इन्होंने एक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। राजेंद्र टू ने प्रकेसरी की उपाधि धारण कर ली। तो राजेंद्र टू ने किसकी उपाधि धारण कर ली? प्रकेसरी की। फिर क्या, वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। जो वीर राजेंद्र थे उन्होंने किसकी उपाधि धारण की? राजकेसरी की। फिर चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरे वंश के बारे में। नेक्स्ट है चालुक वंश कल्याणी। मतलब चालुक जो है 3 टाइप के वंश थे, तो वातापी, कल्याणी और वेंगु। तो पहले हम लोग कल्याणी के बारे में देखेंगे। तो जो चालुक वंश कल्याणी है इसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी, बादामी, कल्याणी, वेंगी, ये 3 राजधानियाँ थी चालुक वंश की। ठीक है, तो पहली राजधानी क्या थी? वातापी थी, जिसको हम लोग बादामी भी कहते हैं, दूसरी कल्याणी थी, तीसरी वेंगी थी। तो चालुक वंश इन तीनों राजधानियों में फैला हुआ था। तो इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? मुख्यतः भाषा कन्नड़ और संस्कृत थी। धर्म इसका कौन सा था? तो प्रमुख रूप से हिंदू, बौद्ध और जैन था। इसका जो शासन था वो भी क्या था? राजतंत्र, मतलब मोनार्ची ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चालुक वंश कल्याणी के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना तैलप टू ने की थी। तैलप द्वितीय जो है इसने इसकी जो है स्थापना की थी। तैलप द्वितीय ने इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेट ही बना के रखी थी। ठीक है, चालुक वंश कल्याणी के प्रमुख शासन कौन कौन थे? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर टू, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 3 और तैलप तृतीय। सोमेश्वर वन ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। जो इन्होंने सोमेश्वर वन है इन्होंने राजधानी को हटा दिया कर्नाटक से और कल्याणी से हटा करके राजधानी मान्यखेट से हटा करके कहाँ लगा दिया? तो कर्नाटक बना दिया। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो विक्रमादित्य 6 था। विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा जो हिंदी विधि ग्रंथ है, ये जो है इसका नामक जो ग्रंथ की रचना है ये किसने की थी? महान विधेयकवा विज्ञानेश्वर ने की थी। ये क्वेश्चन आता है कि मिताक्षरा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने की थी। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि जितना भी हमारा एंशिएंट पार्ट है उसमें बहुत सारा ऐसे पुस्तक है जिसके लेखक की हम लोग को जानकारी मिल रही है। फिर क्या है, विक्रमांक चरित की रचना जो है विल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया। जो ये विक्रमांक चरित है इसकी रचना किसने की थी? विल्हन ने की थी। तो ये भी एक पुस्तक है और इसकी रचना किसने की थी? विल्हन ने। और इसमें किसके बारे में बताया गया? तो जो ये प्रतापी राजा थे इस वंश के, चालुक्य वंश कल्याणी के, इसके विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब आते हैं हम लोग चालुक्य वंश वातापी। जो वातापी राजधानी थी चालुक्य वंश की उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चालुक्य वंश कल्याणी के बारे में जो हम लोग पढ़ लिया, हम लोग वातापी के बारे में पढ़ेंगे। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने की थी। इसकी राजधानी वातापी बीजापुर थी। चालुक्य वंश वातापी के प्रमुख शासन कौन कौन थे? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य।
इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन जो है बहुस्वर्ण और अग्निश्रेष्ठम यज्ञ संपन्न करवाया था। तो इससे पता ये चलता है कि पुलकेशिन जो है उन्होंने यज्ञ करवाया था ये सारा। फिर क्या है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुलकेशिन ने जो हर्षवर्धन कहाँ के थे? तो वर्धन वंश के आखिरी शासक थे, उसको हरा करके कौन सी उपाधि धारण कर ली? तो परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली थी। फिर क्या है, पुलकेशिन द्वितीय ने वातापी चालुक्य शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी और महान था। इसने दक्षिणाथेश्वर की उपाधि भी धारण कर ली। तो इसने पुलकेश्वर ने इस उपाधि को भी धारण कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन II को परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। जो बादामी थी, जिसको हम लोग वातापी भी बोलते हैं, इस पर किसने अधिकार कर लिया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसको हरा कर? तो पुलकेशिन II को हरा करके। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन II भी मारा गया। अभी तक मतलब इसके बारे में ये नहीं है, तो इसको संभवतः में ही लिखा गया कि जो है पुलकेशिन II मारा गया था इस युद्ध में। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। जो नरसिंह वर्मन ने, इसने कौन सा कोट उपाधि धारण कर लिया? तो वातापी कोट की। वातापी कोट का नाम कैसे पड़ा? तो जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी? वातापी थी, इसलिए वातापी कोट की उपाधि धारण कर ली। एलो अभिलेख का संबंध पुलकेशिन II से है। जो एलो का अभिलेख है उसका संबंध किससे है? पुलकेशिन II से है। फिर क्या, जिनेन्द्र का मेगुंती मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो पुलकेशिन II ने ही बनवाया था। अजंता के एक गुफा में चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन II को ही दिखाया गया। जो अजंता की गुफा है जो महाराष्ट्र में है, उसमें जो है फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए जो एक चित्र बनाया गया, उसमें जो दिखाया गया वो कौन है? वो पुलकेशिन II ही है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को कहा जाता है। जो वातापी राजधानी है उसका निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो कीर्तिवर्मन को। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्थरपनाथ की उपाधि धारण की थी। तो जब मालवा को जीत लिया तो विनयादित्य ने क्या उपाधि धारण कर ली? सकलोत्तरपथनाथ की उपाधि धारण कर ली। विक्रमादित्य II की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदकाल के विरूपक्षा महादेव मंदिर का निर्माण कराया। तो यहाँ ये जो पदकल एक जगह है, यहाँ पे विरूपक्षा महादेव का निर्माण किसने कराया था? तो विक्रमादित्य II की पत्नी ने, जिनका नाम क्या था? लोक महादेवी। विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी ने त्रैलोक्य देवी, जो त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। इस वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके संबंध दूंती दुर्ग ने एक नए वंश की स्थापना की थी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चालुक्य वंश वेंगी। तो जो चालुक्य वंश का जो तीसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? वेंगी थी। तो वेंगी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो क्या वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी। इस राजधानी को जो है कि इसकी राजधानी कहाँ थी? वेंगी थी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके प्रमुख शासन कौन कौन थे? जयसिंह I, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह II और विष्णुवर्धन तृतीय। इसके जो सबसे प्रतापी राजा कौन से थे? तो विजयादित्य तृतीय थे, जिसका सेनापति कौन था? पंडरंग था। तो ये थे चालुक्य वंश वेंगी। अब हम लोग आते हैं यादव वंश में। यादव वंश भी जो है ये भी साउथ इंडिया का ही, मतलब दक्षिण भारत का ही पार्ट है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। तो यादव वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? भीलम पंचम था। ठीक है। भिल्लम पंचम भी इसको बोलते हैं, भिल्लम पंचम। इसकी राजधानी देवगिरी थी, जो कि अब अहमदाबाद में स्थित है। इस वंश के प्रमुख सम्राट कौन थे? सिंहन थे। कौन थे प्रमुख सम्राट? सिंहन, जिन्होंने 1210 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक शासन किया था। इस राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? रामचंद्र, जिन्होंने मलिक कपूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। जो ये मलिक कपूर था ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और इसके सामने जो है बिरहम जो है रामचंद्र ने क्या किया था? अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? होयसल वंश है। होयसल वंश क्या है? तो होयसल वंश का प्रारंभ जो है 1111 ईस्वी के आसपास मैसूर के प्रदेश में विटिंग अथवा विट्टीदेव से हुआ था। इस वर्ष इसमें जो है अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया। तो हम बोल सकते हैं कि जो होयसल वंश है इसका जो संस्थापक है वो कौन है? ये विष्णुवर्धन है। ठीक है। और क्या है? इसमें जो है 1141 तक राज किया। मतलब विष्णुवर्धन ने कब तक राज किया? 1141 तक। 1140 में विष्णुवर्धन की मृत्यु हो गई। होयसल वंश जो है देवगिरी के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का था। इसकी राजधानी पहले बेलूर थी, बाद में यह स्थानांतरित होकर के कहाँ हो गई? हलेबीदु हो गई, जिसे
द्वार समुद्र भी कहा जाता है। तो हलेबीडु जो है इसे द्वार समुद्र भी कहा जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अंत में विष्णुवर्धन के पौत्र, जिसका नाम क्या था, वील बल्लाल III था, वील बल्लाल तृतीय, 1173 ईस्वी से 1220 ईस्वी तक जिसने शासन किया, उसको जो है उसको उसने परास्त कर होयसल वंश को क्या किया, उसने अपना लिया, होयसल वंश का अंत कर दिया और ख़त्म कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कदम राजवंश। तो कदम डायनेस्टी जो है, इसका जो ये दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था। कदम राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, मयूर शर्मन था। ठीक है, वह भी एक ब्राह्मण ही था। इस राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वो थी वैजयंती, या जो या अथवा बनवासी भी इसे बोलते हैं। तो ये था कदम राजवंश। अब नेक्स्ट एक छोटा सा राजवंश है, ये भी गंग राजवंश है या गंग वंश है। गंग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वज्रशस्थ प्रथम पंचम थे। ठीक है, अभिलेख के अनुसार गंगवंश का जो पहला शासक कोंकणी वर्मा बताया जाता है, लेकिन संस्थापक जो है इसके वज्रहस्त पंचम थे। इसकी राजधानी पहले कोलार थी, जो कि समय के साथ बदलकर आधुनिक युग के मैसूर जिले में कावेरी नदी के तट के किनारे तालकाट स्थानांतरित हो गया। ये कोलार तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो है कर्नाटका में है, जो कि एक मूवी भी आई थी कोलार गोल्डफील्ड KGF। तो ये कोलार कहाँ से कहाँ पे है, कर्नाटका में। बाद में ये कहाँ पे आ गई, मैसूर के तालकाट में आ गई। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का पार्ट। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वो आखिरी पार्ट होगा हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे जो कश्मीर वंश है और भी जो भी राजवंश हो गए उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों, और कुछ इंप्रूवमेंट हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो है उस पर अमल कर रहे हैं। आप लोगों की जो असुविधा होगी हम लोग उस पर देखेंगे क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, उस पर हम लोग चेंजेस लाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग मिलते हैं नए अध्याय के साथ और फिर नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और जो सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।